शाम के 5 बज रहे थे। मेरी सास के श्राद्ध में आए सभी मेहमान खाना खा चुके थे। नंदें भी एक एक करके विदा हो चुकी थीं। सासू माँ की मौत के बाद के इन 13 दिनों तक तो मुझे किसी की तरफ देखने का मौका ही नहीं मिला, पर आज सारा घर सासू माँ के बगैर बहुत खाली लग रहा था। मेरे पति शायद अपने दफ्तर के कुछ कागजात लेकर बैठे थे और बेटा अगले महीने होने वाले इम्तिहान की तैयारी कर रहा था। रसोई में थोड़ा काम बाकी था जो बसंती कर रही थी। मैं सासू माँ के कमरे में आकर थोड़ा सुस्ताने के लिए उनके पलंग पर बैठी ही थी कि फुलमतिया की आवाज सुनाई दी। मेम साहब, मैं जाऊं? मैंने पलटकर देखा तो वह कमरे की चौखट के सहारे खड़ी थी। थकी थकी सी फुलमतिया आज कुछ ज्यादा ही बूढ़ी लग रही थी। मेरे हिसाब से फुलमतिया की उम्र 40 से 45 से ज्यादा नहीं है, जबकि इस उम्र की मेरी सहेलियां तो पार्टी में यूं फुदकती हैं कि उर्मिला मातोंडकर और माधुरी दीक्षित भी शर्मा जाएं। पर यहाँ इस बेचारी को देखो। वह फिर से बोली, मेम साहब, और कोई काम बाकी तो नहीं रह गया है? अच्छी तरह सोच लो। नहीं फुलमतिया, अब जितना काम बाकी है वह बसंती कर लेगी। वैसे भी तुमने पिछले 10 से 12 दिनों से मेहमानों की देखभाल में बहुत मेहनत की है। अब घर जाकर आराम करो। तुमने खाना तो खा लिया था ना ठीक से? मुझे तो कुछ देखने का मौका ही नहीं मिला। एक तरफ श्राद्ध, दूसरी तरफ मेहमानों का आना जाना, ऊपर से भंडार संभालना। लोग सिर्फ इकलौती बहू के सुख को देखते हैं, उसके झंझट और जिम्मेदारी को नहीं। फुलमतिया जाने के बजाय मेरी सासू माँ के पलंग से टिककर वहीं जमीन पर बैठ गई, जहां मैं उसे पिछले 16 साल से बैठती देखती आ रही हूँ। उस दिन भी वह यहीं बैठी थी जब मैं नईनवेली दुल्हन के रूप में पहली बार इस कमरे में दाखिल हुई थी। मेरे ससुराल वालों के सगे संबंधी, सासनंदों की सहेलियां, पड़ोसने सब मुझे देखने आ रही थीं और मेरी नजर घूम घूम कर फुलमतिया की खूबसूरती और जवानी पर ठहर रही थी। आज भी फुलमतिया के कपड़ों में कोई खास बदलाव नहीं आया है। वही घाघरा, चोली, बस सिर के अधपा के बाल और चेहरे की झुर्रियां उसके गुजरे वक्त की दास्तां सुनाती है। मैंने सासू माँ के मुंह से सुना था कि फुलमतिया बिहार के किसी गरीब गांव से ब्याह करवा कर शहर आई थी। वह अपने माँ बाप की 10वीं औलाद थी, इसलिए 11 से 12 साल की उम्र में जिस अधेड़ उम्र के आदमी के साथ ब्याही गई, वह शहर में मजदूर था। उसके गांव के पुश्तैनी मकान में बेटे बहू पहले से मौजूद थे, जो उससे उम्र में बड़े भी थे। उसे पूरे घर की नौकरानी बना दी गई। जब उससे न सहा गया तो एक दिन जिद करके अपने पति के साथ शहर चली आई, लेकिन गरीब की बेटी तो आसमान से गिरी और खजूर पर अटकी। शहर की गंदी बस्ती के छोटे से कमरे में एक सौतन अपने 3 बच्चों के साथ पहले से मौजूद थी। शुरू हुआ लड़ाई झगड़े का नया सिलसिला आखिरकार तंग आकर एक दिन मजबूर पति ने पहले वाली औरत को उसके 2 बच्चों के साथ घर से बाहर निकाल दिया। छोटी बच्ची फुलमतिया की चहेती बन गई थी, इसलिए फुलमतिया ने उसे अपने पास रख लिया। कुछ दिन ठीक से गुजरे। फुलमतिया को भी 2 बच्चे हुए, पर गरीब को चैन कहाँ। इधर फुलमतिया पर मस्त जवानी आ रही थी और उधर उसका पति बूढ़ा और बीमार रहने लगा था। आसपास के मनचले उसके इर्द गिर्द ही मंडराने लगे, पर पेट कहाँ किसी की सुनता है। आखिर में जब पति की बीमारी का दर्द और बच्चों की भूख न देखी गई, तो एक दिन वह मिल मालिक के कदमों पर जा पड़ी। मिल मालिक ने भरोसा दिया, कुछ पैसे दिए और काम भी दिया, पर जितना दिया उससे कई गुना ज्यादा लूटा। तब उसे सारे रिश्ते बिना मतलब के लगने लगे। जो चंद रुपए मिलते थे वे तो पति की दवा दारू और बच्चों की भूख मिटाने में ही खर्च हो जाते। एक तो पेट की भूख, ऊपर से बार बार पेट गिरवाना। जब फुलमतिया मालिक के लिए बोझ बन गई तो छंटनी हो गई। फिर वही भूख, वही तड़प। ऐसे में एक दिन जिसका हाथ थाम कर वह शहर आई थी, वही चल बसा आगे की जिंदगी मुश्किलों भरी लग रही थी कि इलाके के दादा रघुराज ने उसके बच्चों के सिर पर हाथ रखा और उसकी मांग में सिंदूर भर दिया। उस बस्ती में ऐसी 4 और औरतें थीं जिनकी मांग में रघुराज का सिंदूर भरा था।
वह इन सभी औरतों को कमाने का रास्ता देता और सिंदूर के प्रति जिम्मेदारी निभाने में महीने में 50 रुपए भी देता। बदले में जब जिसके पास मन होता रात गुजारता। अब तक फुलमतिया भी बस्ती के रिवाज की आदी हो चुकी थी। वह समझ गई थी कि भुखमरी की इस दुनिया में सारे रिश्ते बिना मतलब के हैं। जो पेट की आग बुझा दे वही रिश्ते का है। इस 50 रुपए वाले पति ने उसे मंदिर के पास थोड़ी जगह दिलवा दी थी, जहां वह मंदिर आने वालों को फूल बेचती। मेरी सासू माँ की उससे वही मुलाकात हुई थी, जो उन दिनों रोज मंदिर जाती थी। फिर जब पैर के जोड़ों के दर्द से परेशान मेरी सासू माँ ने बाहर आना जाना बंद कर दिया, तो घर में ही पूजा पाठ करना शुरू कर दिया। अब फुलमतिया घर आकर फूल देकर जाने लगी। कुछ दिनों में उन दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। धीरे धीरे फुलमतिया न सिर्फ फूल देने आती, बल्कि मेरी सासू माँ के पैरों की मालिश भी करती। वह घर के छोटे मोटे काम भी निबटाती और खाली समय में सासू माँ के साथ बैठी बतियाती। हर काम में चुस्त फुलमतिया पूरे घर की फुलमतिया बन गई। हमारे घर से भी उसका बिना मतलब का रिश्ता जुड़ गया, क्योंकि यहाँ से भी उसे खाना, कपड़े और जरूरत के मुताबिक पैसे भी मिलने लगे थे। इस बीच रघुराज से उसे 2 बच्चे भी हुए। दूसरी तरफ उसकी सौतन की छोटी बेटी, जिसको उसने अपनी बेटी की तरह पाला था, किसी पराये मर्द के साथ भाग खड़ी हुई और उसका अपना बेटा मुंबई चला गया। एक बार फुलमतिया 3 दिन तक नहीं आई। जब वह आई तो पता चला कि उसके पति का किसी ने कत्ल कर दिया है। न तो उसके कपड़ों में कोई अंतर आया, न उसके बर्ताव में। सिर्फ सिंदूर की जगह खाली थी। लेकिन 6 महीने बाद एक बार फिर वहां सिंदूर चढ़ गया। उस दिन मेरी सासू माँ ने गुस्से में कहा था, यह क्या फूलो, तूने फिर ब्याह रचा लिया। कम से कम 1 साल तक तो इंतजार किया होता। मेरी सासू माँ की डांट को उसने हंसी में उड़ाते हुए जवाब दिया था, मरे के साथ थोड़े ही मरा जाता। उसके इस जवाब के सामने सासू माँ भी चुप हो गईं। बाद में सासू माँ के मुंह से ही सुना था कि फुलमतिया का यह पति अच्छा है। इसकी 2 ही पत्नियां हैं। रिक्शा चलाकर वह जितना कमाता है अपने दारू के खर्च के लिए रखकर बाकी दोनों पत्नियों में बांट देता है। यह सुनकर हम सब हंस दिए थे। मेरे पास कभी इतना समय ही नहीं बचता था कि उसकी कहानी सुनूं। हाँ, जब कभी उसे दारोगा के यहाँ हाजिरी देनी होती तो सासू माँ से कहने की हिम्मत नहीं होती। तब वह मुझ से कहती, एक दिन मैंने उससे पूछा था कि वह दारोगा के पास क्यों जाती है। उसने कहा था, न जाऊं तो दारोगा मेरी दुकान किसी और को दे देगा। यह सुनकर मैं चुप रह गई थी। मेरे पास उसे इस जंजाल से निकालने का कोई उपाय नहीं था, तो उसे उसके बिना मतलब के रिश्तों के साथ छोड़ देना ही बेहतर था। अचानक फुलमतिया की हिचकियों से मेरा ध्यान टूटा। इधर मैं अपने ख्यालों में गुम थी और उधर वह न जाने कब से रो रही थी। पिछले कई दिनों से लोग आ रहे थे, रो रहे थे, पर इतने पवित्र आंसू कम ही बहे होंगे। कौन कहता है कि उसका चरित्र साफ सुथरा नहीं है? अगर वह चरित्रहीन है तो वह बाप क्या है जो सिर्फ बच्चे पैदा करना जानता है, उन्हें पालता नहीं? वह आदमी क्या है जो बेटे बहू पत्नी के रहते एक बच्ची को ब्याह कर शहर ले आता है? वह गुंडा क्या है जो सिर्फ 50 रुपए के बदले औरत के तन से खेलता है? वह दारोगा क्या है जो समाज की हिफाजत करने की तनख्वाह लेता है और औरत के जिस्म को भोगता है? इन सवालों के जवाब ढूंढते हुए मुझे कुछ और थकान महसूस होने लगी। मैंने फुलमतिया से कहा, रो मत, एक दिन तो सभी को जाना है। बसंती, जरा फुलमतिया के बच्चों के लिए खाना पैक कर देना। थोड़ा ज्यादा देना मेम साहब, वह मेरी सौतन की बेटी है ना, जो भाग गई थी। परसों अपने 3 बच्चों के साथ मर्द को छोड़कर आ गई है। क्यों? पता नहीं, कह रही थी कि उसका मर्द दूसरी जोरू ले आया है और कहता है कि वह अब ढीली पड़ गई है, उसमें कुछ बचा नहीं है। मैंने एक लंबी सांस छोड़कर कहा, ठीक है, रसोई में जाओ और बसंती से कहकर जितना खाना लेना चाहो ले जाओ। एक टिफिन कैरियर लेती जाओ, पर कल वापस जरूर साथ लाना। कल सफाई का काम भी ज्यादा होगा,
थोड़ा बसंती का हाथ बंटा देना। कल सुबह तो मैं नहीं आ पाऊंगी मेम साहब। क्यों? दारोगा जी ने हाजिरी देने के लिए बुलाया है। पर अब तो तुम बूढ़ी हो गई हो फुलमतिया। मुझे नहीं, दूसरी बेटी को लेकर जाना है। वह तो अभी बहुत छोटी है। मेम साहब, हमारे यहाँ क्या छोटी और क्या बड़ी, माहवारी शुरू होते ही सलवार पहना दी बस। वह सलवार सूट में बड़ी दिखने लगी। और क्या, पर तुम तो कहती थी कि वह घर का काम संभालती है और तुम उसे बाहर ज्यादा निकलने भी नहीं देती हो। पिछली पूर्णिमा को फूल ज्यादा बिकेंगे सोचकर कुछ ज्यादा फूल ले लिए थे। एक पेटी उसके हाथ में थमा दी थी। सिपाही ने देख लिया तो उसने जाकर दारोगा से शिकायत कर दी। आज सुबह दारोगा दुकान पर आया था और बोला, सुना है कि तेरी बेटी कली से फूल बन गई है। उसे कब तक छिपा कर रखेगी? कल शाम को थाने में ले आना। मेरा जी चाहा कि उठकर सीधी थाने जाऊं और उस दारोगा की सरकारी पिस्तौल से उसी पर गोली चलाऊं। सरकारी पिस्तौल का कभी तो सही इस्तेमाल होना चाहिए। फिर मैं बोली, ठीक है फुलमतिया, कल तुम्हारी बेटी नहीं, मैं जाऊंगी तुम्हारे साथ। वह घबरा कर बोली, नहीं मेम साहब, साहब बहुत नाराज होंगे, कहीं मेरा आना ही ना रोक दे इस घर में। गरीब की बेटी है, कब तक वह खैर मनाएगी? पर ऐसा कब तक चलता रहेगा? ऐसे तो एक और नई फुलमतिया तैयार हो जाएगी। हमारे लिए आप कब तक और किस किस से लड़ेंगी? मेम साहब, एक दारोगा जाएगा, दूसरा आएगा, दूसरा जाएगा तो तीसरा आएगा। अगर इस बीच कभी कोई भला दारोगा आया भी तो उधर गुंडेम वाली की फौज खड़ी हो जाएगी। आप इस महल में बैठकर कुछ नहीं समझ सकती। कभी चलकर हमारी बस्ती में आइए, आपको हजारों फुलमतियां मिल जाएंगी। मैं हैरान होकर उसकी बातें सुनती रही। वह उठकर लड़खड़ाते हुए कदमों से जा रही थी। अचानक मैंने उसे पुकारा, फुलमतिया, अपनी बेटी को नहलाकर कल सुबह यहाँ ले आना। मेरा घर बहुत बड़ा है, मुझे फुर्सत नहीं है। बसंती पूरा घर संभालते हुए थक जाती है। वह बसंती का हाथ बटाएगी और मैं उसे पढ़ना लिखना सिखाकर कहीं काम पर लगा दूंगी। इतना सुनकर फुलमतिया मेरे कदमों में लौट गई और उन्हें आंसुओं से भिगो दिया। मैंने उसे गले लगा लिया। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।